सितंबर 2021, जगह पाकिस्तान का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दर्शक बेसब्री से इस मैच के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन टॉस से कुछ समय पहले ही एक घटना हुई। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने क्रिकेट ग्राउंड में उतरने से मना कर दिया और ऐलान किया कि वो क्रिकेट मैच नहीं खेलेगी। और इस ऐलान के कुछ घंटों के अंदर ही पूरी क्रिकेट टीम अपना बोरिया बिस्तर बांधकर पाकिस्तान से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गई। पाकिस्तान से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक न्यूजीलैंड के इस फैसले से हैरान रह गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम मैच शुरू होने से कुछ समय पहले ही मैच खेलने से भी इनकार कर देती है और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर पाकिस्तान से न्यूजीलैंड चली जाती है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के इस फैसले के पीछे खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी। ये खुफिया एजेंसी थी फाइव आइज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है व्यम विशेष में। आज के इस व्यम विशेष एपिसोड में हम जानेंगे फाइव आइज है क्या और फाइव आइज को लेकर अमेरिका और कनाडा के बीच इतनी तनातनी क्यों है। इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद पीसीबी के अधिकारी वसीम खान ने बताया कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को फाइव आइज ने एक खुफिया अलर्ट जारी किया था। इस अलर्ट में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पर आतंकवादी हमले की जानकारी दी गई थी और इसी वजह से अपना दौरा बीच में छोड़कर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान से न्यूजीलैंड वापस चली गई। अब इस घटना के 4 साल बाद एक बार फिर से फाइव आइज चर्चाओं के केंद्र में है और इसके चर्चा में आने की वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप 5 देशों की खुफिया एजेंसी फाइव आइज से कनाडा को हटाने की तैयारी पर काम कर रहे हैं। फाइव आइज 5 देशों का खुफिया संगठन है और ये अपने सहयोगी देशों के साथ इंटेलिजेंस इनपुट शेयर करता है और इन्होंने साथ में कई ऑपरेशन भी एग्जीक्यूट किए हैं। फाइव आइज दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क माना जाता है और इस ग्रुप का सबसे बड़ा मकसद आतंकवाद को रोकना है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करना है। इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर की थी। 1943 में ब्रिटिश यूएस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट हुआ था। इसका उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान के कोड को डिकोड कर इंटेलिजेंस इनपुट प्राप्त करना था। दोनों देशों ने एक साथ मिलकर इंटेलिजेंस इनपुट शेयर करना शुरू किया और इसका फायदा भी दोनों देशों को हुआ। दोनों ही देश दूसरा विश्व युद्ध जीत गए और इस युद्ध के बाद भी दोनों देशों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे भी जारी रखने का फैसला किया। 1946 में इस एग्रीमेंट को नया नाम दिया गया। अब इसे यूके यूएसए एग्रीमेंट कहा जाने लगा। 1949 में इसमें कनाडा, 1956 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गए और इसके बाद इसका नाम फाइव आइज पड़ गया। फाइव आइज ऑर्गेनाइजेशन अपने पार्टनर कंट्री के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए काम करती है और एक दूसरे के लिए इंटेलिजेंस इनपुट कलेक्ट करती है। इसमें सभी सदस्य देशों की 20 से ज्यादा एजेंसियां जुड़ी हुई हैं। कई दशकों तक ये एजेंसी सीक्रेसी मेंटेन करके काम करती थी। किसी को भी इस एजेंसी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसकी सीक्रेसी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जर्नल ऑफ कोल्ड वॉर स्टडीज में छपे एक लेख के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में साल 1972 में ग्राफ बैटमैन प्रधानमंत्री थे। उन्हें 1 साल बाद पता चला कि फाइव आइज नाम का कोई संगठन अस्तित्व में भी है और उनका देश इस संगठन का सदस्य भी है। लंबे समय तक किसी को भी फाइव आइज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। 2010 में पहली बार इस एग्रीमेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट को जब सार्वजनिक किया गया तब लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली। फाइव आइज का सचिवालय अमेरिका में है और अमेरिका ही वो देश है जो इस ग्रुप में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस शेयर करता है। दूसरे नंबर पर इंटेलिजेंस शेयर करने के मामले में ब्रिटेन है। कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की इस ग्रुप में सीमित भूमिका है। इस ग्रुप के सभी कंट्रियों की अपनी अलग अलग भूमिका है, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। सभी देश अपने अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया साउथ चाइना, इंडो चाइना और उसके करीबी पड़ोसियों को कवर करता है। ब्रिटेन अफ्रीका और यूरोपीय देशों का प्रभारी है। न्यूजीलैंड पश्चिमी प्रशांत देश की जानकारी इकट्ठा करता है, जबकि कनाडा रसिया से जुड़े मामले को देखता है। अब ये जान लेते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप फाइव आइज की इस बेहतरीन खुफिया एजेंसी से कनाडा को बाहर क्यों करना चाहते हैं। दरअसल इसके पीछे वही कॉमन फैक्ट है जो डोनाल्ड ट्रंप आज दुनिया भर के तमाम देशों के साथ कर रहे हैं। कनाडा और अमेरिका के बीच ट्रेड और टैरिफ को लेकर विवाद चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप फाइव आइज से कनाडा को बाहर करने की धमकी देकर उसे अपनी शर्तों के अधीन लाना चाहते हैं, उसे घुटनों के बल लाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सेम टैक्टिक सभी देशों के साथ अपना रहे हैं। हाल ही में उन्होंने यूक्रेन के साथ भी सेम टैक्टिक्स अपनाई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट कनाडा को अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। वो बार बार कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर कहकर संबोधित करते हैं। दरअसल कनाडा के पास आर्मी बहुत कम मात्रा में है और उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए नाटो पर निर्भर रहना पड़ता है और नाटो के जरिए उसे सिक्योरिटी अमेरिका ही प्रोवाइड कराता है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि कनाडा के सिक्योरिटी के लिए फाइव आइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर फाइव आइज से कनाडा को हटाने की वो धमकी देते हैं तो ये संभव है कि कनाडा उनके शर्तों को मान सकता है, उनके सामने घुटने टेक सकता है।
इस संगठन में शामिल देश भले ही युद्ध क्षेत्र में एक दूसरे की हेल्प ना करे, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिससे बड़े खतरों को टालने में सहायता मिलती है। यहाँ पर ट्रंप के सलाहकार ने खुद ही कनाडा को फाइव आइज से बाहर रखने का प्रस्ताव रखा है। उनके मुताबिक कनाडा की सुरक्षा क्षमता अमेरिका के सुरक्षा मांगों के अनुरूप नहीं है और कनाडा इस अलायंस में सबसे कम योगदान देता है। कनाडा को गठबंधन से बाहर करने से अमेरिका को फायदा होगा। अब फाइव आइज कनाडा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसे फैक्ट से समझते हैं। 2006 में कनाडा की राजधानी टोरंटो में 18 लोग कनाडा के स्टॉक एक्सचेंज पर बम धमाके, कनाडा की संसद पर हमला और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की हत्या की साजिश रच रहे थे। फाइव आइज ने इसकी जानकारी दी और इस घटना को रोका था। 2013 में टोरंटो से न्यूयॉर्क जाने वाली यात्री ट्रेन में बमबारी का खुलासा कर यात्रियों की जान बचाई थी और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। कनाडा में आतंकवाद को रोकने में भी फाइव आइज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दरअसल कनाडा के कई ऐसे नागरिकों को ट्रैक किया गया था जो कनाडा छोड़कर भागने की फिराक में थे और उनका मकसद आईएसआईएस को ज्वाइन करना था। ट्रंप के पूर्व रणनीतिक सलाहकार स्टीव बेलन के अनुसार कनाडा के पास खुद की हिफाजत करने लायक संसाधन नहीं है और चीन अब अपनी आर्कटिक में मौजूदगी बढ़ा रहा है, तब उसे इस ग्रुप से बाहर करना खतरनाक साबित हो सकता है। स्टीव बेवन के अनुसार कनाडा अपनी कम क्षमता होते हुए भी अमेरिका का सहयोग करता है और सैन्य मामलों में अमेरिका का अच्छा मददगार भी रहा है। यह तो बात हो गई फाइव आइज के अच्छे कामों की, लेकिन फाइव आइज विवादों में भी रहा है। इससे कुछ कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है। जून 2023 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई थी और उनकी हत्या के आरोप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत की खुफिया एजेंसी पर लगाया था और उन्होंने यहाँ पर फाइव आइज की खुफिया रिपोर्ट का हवाला दिया था। उन्होंने बताया था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ है। इसकी जानकारी उन्हें फाइव आइज की खुफिया रिपोर्ट ने दी थी। साल 2013 में अमेरिका के खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी एडवर्ड स्नोडेन ने अपनी क्लासिफाइड जानकारी का खुलासा कर अमेरिका को सबके सामने बेनकाब कर दिया था। स्नोडेन ने फाइव आइज को सुपर नेचुरल खुफिया संगठन बताया था। उन्होंने कहा था कि ये संगठन अपने ही देश के कानून के अधीन नहीं है और उन्होंने अपने इस डॉक्यूमेंट में ये भी दावा किया था कि ये संगठन अपने ही देश के नागरिकों की जासूसी करता है। तो ये रही दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी की कहानी। ये इंटेलिजेंस एजेंसी किस प्रकार अस्तित्व में आया, किस प्रकार से इसने एक लंबे अरसे तक अपनी सीक्रेसी को मेंटेन किया और अभी तक इसने कितने इंपॉर्टेंट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया है, कितने ही आतंकवादी हमलों को रोका है और आज की तारीख में अमेरिका और कनाडा के बीच इसकी एजेंसी को लेकर क्यों तनातनी चल रही है, सारी कहानी आज के इस वीडियो में हमने जानी है। आज का वह विशेष एपिसोड आपको कैसा लगा? अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वह भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।